हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है। तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में हम देखेंगे कि इंडियन जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस टाइम पे जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का, उस टाइम पे क्या कंडीशन थी, क्या क्या चैलेंजेस जो थे इंडिया को फेस करने पड़े, और किस तरीके से जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी उसको हमने इंडिया का पार्ट बनाया। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पाकिस्तान और ये इंडिया का मैप है। दोनों ही कंट्रीज पहले एक थी, लेकिन 1947 में जब 15 अगस्त 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो दोनों ही कंट्रीज जो है डिफरेंट डिफरेंट बाउंड्रीज सेटल हो गई थी। तो चलिए आज का चैप्टर जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दिस चैप्टर द फर्स्ट फ्यू इयर्स इन द लाइफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर फुल ऑफ चैलेंजेस। यानी स्टार्टिंग के जो साल थे वो फुल ऑफ चैलेंजेस थे। ठीक है, चैलेंजेस काफी थे इंडिया के अंदर। ठीक है, and some of the most pressing ones concerned national unity and territorial integrity of India. सबसे मेजर जो इशू था वो था नेशनल यूनिटी का, जो कि काफी ज्यादा क्वेश्चन हो रहा था। मतलब क्योंकि जो कुछ लोग थे जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, उससे जो नेशनल इंटीग्रिटी है उसके ऊपर अफेक्ट हो रहा था, उसकी यूनिटी अफेक्ट हो रही थी। We begin the story of politics in India since independence by looking at how three of these challenges of nation building were successfully negotiated in the first decade of 1947। और किस तरीके से जो मेजर चैलेंजेस थे, थ्री चैलेंजेस थे, वो हमने 1947 के अंदर जो है फेस करे। पहला था फ्रीडम केम विद पार्टीशन which resulted in large scale violence and displacement and challenged the very idea of secular India। यानी कि पहला चैलेंज था पार्टीशन का। उस टाइम पे क्या हुआ, लार्ज स्केल वायलेंस हो रही थी दोनों ही साइड, दोनों ही कंट्रीज के अंदर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की वजह से यानी माइग्रेशन किया, कुछ लोग वहां के यानी मुस्लिम्स जो हैं, इंडिया से मुस्लिम्स माइग्रेट कर रहे थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान से जो हिंदूज हैं, हिंदू कम्युनिटी है, वो यहाँ पे माइग्रेट कर रही थी। तो ये जो सेकुलर इंडिया का जो कंसेप्ट था, काफी ज्यादा चैलेंज था इस पे। सेकंड था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स टू द इंडियन यूनियन नीडेड अर्जेंट रेजोल्यूशन। ऑल्सो जो प्रिंसिपल स्टेट थी 563 के अराउंड, जो प्रिंसिपल स्टेट्स थी उसको इंडिया का पार्ट बनाना था। बिकॉज ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि आपके पास पूरी अथॉरिटी है कि आप या तो इंडिया का पार्ट बनो, या तो पाकिस्तान का पार्ट बनो, या आप इंडिपेंडेंट रूल करो। लेकिन इंडिया को ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि 563 प्रिंसिपल स्टेट्स काफी ज्यादा एरिया जो है कवर करती थी। और अगर वो इंडिया का पार्ट नहीं है तो इंडिया के होने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंडिया एज अ कंट्री के अंदर जो भी, अगर हम मैप पे देखते हैं कि पूरी की पूरी जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, अगर वो इंडिया का पार्ट नहीं है तो इंडिया एज अ कंप्लीट नहीं दिखेगा हमको। ठीक है, इस वजह से उनको ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं था कि प्रिंसिपल स्टेट्स अलग रूल करें या पाकिस्तान में ज्वाइंट हो। तो एक ये भी एक मेजर चैलेंज था। थर्ड था कि इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री नीड टू बी ड्रॉन अफ्रेश टू मीट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस। ऑल्सो डिफरेंट डिफरेंट जो रीजन्स हैं उनकी जो स्टेट बाउंड्रीज हैं, ठीक है, उन और कंट्री की जो बाउंड्री है उसको भी करना बहुत जरूरी था। बिकॉज काफी ज्यादा क्लैशेज हो रहे थे इस वजह से कि कौन सा हिस्सा कौन सी कंट्री में जाएगा। तो इसी तरीके से आज के हम चैप्टर में ये चीज डिस्कस करेंगे। Hindus and Muslims in Kolkata in 1947 marked the end of communal violence by jointly flying the flags of India and Pakistan from trucks patrolling the city। ये जो ऊपर आपने पिक्चर देखी जिसमें दो फ्लैग्स थे, तो जब पार्टीशन हो गया था कंट्री का, ठीक है, तो हिंदूज और मुस्लिम 1947 में दोनों लोग अपनी कम्युनिटी रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों लोग फ्लैग्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे अपना। दिस रेयर फोटोग्राफ कैप्चर्ड द जॉय ऑफ फ्रीडम एंड ट्रेजेडी ऑफ पार्टीशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस थे जब हम नेशन बिल्ड कर रहे थे, तो हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया। अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस थे। एट द आवर ऑफ मिडनाइट 14th और 15th August 1947, India attained independence. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of Free India, addressed the special session of the Constituent Assembly at that night. This was the famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with। यानी 14 और 15 अगस्त के बीच में 1947 हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने फ्रीडम मतलब स्पीच दी थी, इंडिपेंडेंस स्पीच, जिसका नाम है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ये स्पीच ने एड्रेस किया था क्योंकि उन्होंने उसी रात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एड्रेस किया था, उसके बाद उन्होंने ये स्पीच दी थी। ठीक है, तो ये काफी फेमस स्पीच है उनकी, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की। उन्होंने रेड फोर्ट से ये स्पीच दी थी। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैव बीन वेटिंग फॉर। यू हैव रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक दैट देयर वर मैनी वॉइसेस इन अवर नेशनल मूवमेंट, बट there were two goals almost everyone agreed upon. One, that after independence we shall run our country through democratic government, and two, the government will be run for the good all, particularly the poor and the socially disadvantaged groups
नाउ द कंट्री वॉज इंडिपेंडेंट, द टाइम हैज कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। यानी उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि अभी तक इंडियंस जो है वेट कर रहे थे, किस चीज का, दो चीजों का वेट कर रहे थे। पहला है कि उनको इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है, इंडिपेंडेंस मिले उनको, जैसे नेशनल इंडिपेंडेंस, और वो खुद अपनी कंट्री खुद रन करें, हम लोग अपनी कंट्री इंडियंस खुद रन करें, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और सेकंड था कि गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द ऑल, मतलब सबके लिए रन करे, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन जो अभी तक चल रहे हैं उन डिस्क्रिमिनेशन को हम एंड करना है, ठीक है। पर्टिकुलरली द सोशली और डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को जो तकलीफें हो रही हैं उनको रिड्यूस करना है, हटाना है, और कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाना है। द टाइम हैड कम टू रियलाइज द प्रॉमिस ऑफ फ्रीडम। और अब टाइम आ गया है कि हमें अपने जो फ्रीडम का प्रॉमिस हमने किया था उसको हम फुलफिल कर पाए, ठीक है। दिस वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी। इंडिया वॉज बॉर्न एज अ नेशन स्टेट इन वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। ये काफी ईजी नहीं था इंडिया को एक नेशन स्टेट बनाना, इंडिया को इंडिपेंडेंट करना। काफी लोगों के एफर्ट्स लगे हैं इसमें, और उसके बाद जाके ये जगह पे हम पहुंचे हैं। Perhaps no other country by then was born in a situation more difficult than of India in 1947। देखो, चैलेंजेस मैंने बताया कि पार्टीशन का चैलेंज था, प्रिंसिपल स्टेट्स का चैलेंज था, बाउंड्री का चैलेंज था कि कौन कितनी बाउंड्री होनी चाहिए, कौन सी मतलब कौन सी स्टेट पाकिस्तान में जाएगी, कौन सी स्टेट इंडिया में आएगी। काफी ज्यादा चैलेंज के बाद ये दिन आया था इंडिपेंडेंस का। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। द ईयर 1947 वाज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस एंड ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या हुआ था, अनप्रेसिडेंटेड ट्रॉमा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो पार्टीशन हुआ तो एकदम से माइग्रेशन हुआ, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ उन लोगों का, हिंदूज का, मुस्लिम्स का पाकिस्तान के लिए, और वहां से डिस्प्लेसमेंट हुआ हिंदूज का यहाँ के लिए। तो दोनों ही तरफ काफी ज्यादा वॉयलेंस हुआ, ठीक है। दोनों ही तरफ ये था कि जल्दी से जल्दी हमें अपना देश मिले और हमारे लोग यहाँ पे आए। और जो आउटसाइडर्स हैं, लाइक जो पाकिस्तान के लोग सोचते थे कि वो हिंदू जो आउटसाइडर्स है, तो उनको वो जल्दी जल्दी वहां से निकालना चाह रहे थे, और यहाँ से भी वॉयलेंस बहुत बढ़ रहा था। It was this situation that independent India started its journey to achieve several objectives। ठीक है, काफी objectives achieve करने थे। Yet the turmoil that accompanied independence did not make our readers lose the sight of multiple challenges that faced in the new nation। ठीक है, तो इसके बावजूद भी जो चैलेंजेस तो इंडिया फेस कर रही थी वो ध्यान में थे सब लीडर्स के, कि हमें क्या क्या किस किस तरीके से करना है। तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाई गई थी उसमें बेसिकली वो सारी चीजें वो डिस्कस करते थे। देखिए ये जो है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है, और ये क्या कहते हैं, रेड फोर्ट के ऊपर अपनी स्पीच दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। टिस्ट विद डेस्टिनी वाली स्पीच 15 अगस्त 1947 को। देखो ये एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन है जिसमें लिखा है एंड ऑफ 200 ईयर ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये 15 अगस्त की है, ठीक है। देखो, तीन चैलेंजेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि क्या क्या चैलेंजेस थे, ठीक है। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। Broadly, independent India faced three kind of challenges. The first or the immediate challenge was to shape the nation that was united। हमें ऐसा नेशन बनाना था जो यूनाइटेड हो, ठीक है, जिसमें इंडिया के सारी जो स्टेट्स हैं वो रहें, येट अकोमोडेटिव ऑफ द डाइवर्सिटी इन अवर सोसाइटी। ठीक है, और हमारी जो इंडिया में डाइवर्सिटी है अलग अलग रीजन्स की, अलग अलग लैंग्वेजेस की, वो भी हमें अकोमोडेट करके चलना था। India was a land of continental size and diversity। ठीक है, it spoke people of different languages and followed different cultures and religions। Also हम different cultures को, religions को follow करते हैं, तो ठीक है, सबको एक तरीके से ध्यान में रख के चलना था। At the time it was widely believed that a country full of such kinds of diversity could not remain together for long। ठीक है, और एक विंस्टन चर्चिल थे जो काफी पहले वाइसरॉय रह चुके थे, उनका कहना था कि इंडिया जो डेमोक्रेसी इंडिया की वो 10 साल भी नहीं चलेगी। ठीक है, उनका मानना था कि इतनी डाइवर्सिटी है, आप कैसे कंट्री को रन कर पाओगे। तो उनका मानना था कि 10 साल भी नहीं चलेगी, बट ऑब्वियसली वी हैव प्रूवन इट रॉन्ग, कि हमने उसको रॉन्ग प्रूव कर दिया, बिकॉज हम 75 ऑफ इंडिपेंडेंस ऑलरेडी हो चुके हैं हमें, और हम अभी तक, ठीक है, सक्सेसफुल डेमोक्रेसी रन कर रहे हैं विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल इलेक्शन। ठीक है, हमें एक भी सिंगल इलेक्शन भी मिस नहीं किया, और प्रॉपरली हम रन कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही बुरी बात, गलत बात है कि हम डाइवर्सिटी अकोमोडेट नहीं कर सकते। डेफिनेटली हम कर सकते हैं, क्योंकि हम फॉलो करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, और वो जो है अकोमोडेट करता है ईच एंड एवरी रिलीजन, ईच एंड एवरी पर्सन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर्स। ठीक है, और ये जो लोगों के डर थे ये कब निकल गया, जब पार्टीशन हुआ कंट्री का। उस टाइम पे बहुत ज्यादा जो वॉयलेंस की कंडीशंस हो रही थी, वही लोगों ने देखा, यानी लीडर्स ने भी ये चीज देखी, क्या मतलब क्या क्या बुरी से बुरी हालत क्या हो सकती है अगर कंट्री की हो तो। देयर वर सीरियस क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया।
वुड इंडिया सर्वाइव एज अ यूनिफाइड कंट्री? क्या इंडिया सर्वाइव कर पाएगी एज अ यूनाइटेड कंट्री? वुड इट डू so by emphasizing the national unity at the cost of every other objective? Would it remain rejecting all regional and sub-national identities? क्या वो सब regional और सब national identities को remove कर मतलब ignore करेगी, reject करेगी? And there were urgent discussions. How was integration of the territory of India to be achieved? और किस तरीके से जो पिछली स्टेट्स हैं उनको इंडिया के अंदर लिया जाएगा? ठीक है, काफी मेजर मेजर क्वेश्चन थे जो कि चैलेंजेस बन के सामने खड़े थे हमारे रीडर्स के। द सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। ऑल्सो एक चैलेंज था जो कि डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, कि इस तरीके से इलेक्शन हो कि ईच एंड एवरी पर्सन हैज द पावर टू वोट, ठीक है, उनके पास इसका अधिकार हो, राइट टू वोट हो, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज करने का उनको मौका हो, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी स्टडी दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड फंडामेंटल राइट्स एंड एक्सटेंडेड द राइट टू वोट ऑफ एवरी सिटीजन। हमने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करता है, जिसमें हम ईच एंड एवरी पर्सन को, एवरी सिटीजन को, ठीक है, राइट मिलता है, ठीक है, अधिकार मिलते हैं, मूल अधिकार कहते हैं इनको। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और हम कौन सी डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जहाँ पे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो हमारे बदले में हमारे लिए लॉ बनाता है, कानून बनाता है और हमारी गवर्नमेंट को रन करता है, ठीक है, वो हमारे लिए कानून बनाता है, हमारी गवर्नमेंट को रन करता है। तो क्या है, इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और हमारे इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। सेम केस है अमेरिका में, बट अमेरिका में हम फॉलो होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ही है, बट फॉलो क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है, और वहां पे चुना जाता है प्रेसिडेंशियल प्रेसिडेंट चुना जाता है। हम चुनते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, वो चुनते हैं प्रेसिडेंट को, ठीक है। These features ensure that the political competition would take place in a democratic framework, ठीक है, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में रहते ही हमें ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, ये फीचर्स हैं, इसको इंश्योर करना था। अब हम देखते हैं कि क्या क्या मतलब भाई चैलेंजेस ऑफ नेशनल बिल्डिंग की ही बात हो रही है कि अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी तो है बट सफिशिएंट नहीं है कि उससे डेमोक्रेसी आएगी ही आएगी। नेसेसरी है कि हाँ, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के लिए एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, बट सफिशिएंट नहीं है, और भी चीजें चाहिए जिससे हम डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश कर पाए। द चैलेंज वाज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस टू अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करना पड़ेगा, उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के। और थर्ड चैलेंज वाज टू एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बीइंग ऑफ द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट ओनली सम सेक्शंस। और हमें डेवलपमेंट करना होगा पूरे ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द सोसाइटी का, ना कि कुछ पर्सन का, ठीक है। Here, again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. Like Article 25, 26, ठीक है, 27, 28, ये क्या है, रीजनल आइडेंटिटीज को, रिलीजन्स को, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, कल्चर को, ठीक है, एक स्पेशल राइट प्रोवाइड करता है, ठीक है, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए भी, ठीक है, और वो अपना क्या कह रहे, राइटफुली जो है अपने हक को, मतलब अपने रिलीजन को फॉलो कर पाए, अपने कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को रन कर पाए। ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है मैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। देखो, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करते हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइड करते हैं सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्या करते हैं? सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी। The real challenge now was to evolve effective policies for economic development and eradication of poverty. देखो, रियल चैलेंज क्या था कि इवॉल्व करना है ऐसा पॉलिसीज इकोनॉमिक फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ऐसी पॉलिसीज करनी है जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प कर पाए और पॉवर्टी को इरेडिकेशन करने में हेल्प कर पाए, ठीक है। देखो, हाउ डिड इंडिपेंडेंट इंडिया रिस्पॉन्ड टू दीज चैलेंजेस, और ये चैलेंजेस को इंडिपेंडेंट इंडिया ने किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, यही हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। To what extent did India succeed in achieving the various objectives set out by the Constitution? This entire book is an attempt to respond to these questions. The book tells the story of politics in India since independence so as to equip you to develop your own answers to big questions like these. Also, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया ने इन चैलेंजेस को किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया, व्हाट एक्सटेंट इंडिया सक्सीड इन अचीविंग, और हमने कितना हम इसको अचीव कर पाए, ये हम समझेंगे। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के भी, और ये एंटायर बुक है अटेम्प्ट करने की टू रिस्पॉन्ड टू दीस क्वेश्चन। द बुक टेल्स द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस टू इक्विप
योर डेवलप आंसर्स एंड बिग क्वेश्चंस ऑफ लाइक दिस। ठीक है, तो यही है कि हम इस चैप्टर से समझेंगे, इस बुक से समझेंगे कि हाँ ये जो चैलेंजेस थे किस तरीके से इंडिया ने इसको ओवरकम किया और ठीक है आगे बढ़ी। In the first three challenges, we look at how the three challenges mentioned above were faced in the early years of independence. ठीक है? In this chapter, we will focus on the first challenge of nation building that occupied center stage in years immediately after independence. We begin by looking at the event that formed the construct of independence. हम इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, किस तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट है इंडिपेंडेंस का वो किस तरीके से कुछ उन सालों में किस तरीके से हैपन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली किस तरीके से क्रिएट हुई, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। This can help us to understand why the issue of national unity and security became a primary challenge at the time of independence. Also, national unity like जो partition की condition आ गई थी वो और security किस तरीके से prime challenge बन गया था, ठीक है, at the time of independence. We shall then see how India choose to shape itself into a nation. और किस तरीके से इंडिया ने अपने आप को एक नेशन में कन्वर्ट किया, unified by the shared history and common destiny. Also, क्या कहते हैं, inspired by the united by the shared history and common destiny. This unity had to reflect the aspirations of people across the different regions and deal with disparities that existed among regions and different sections of people. Also, अभी तक जो disparities थी, ठीक है, लोगों के बीच में, उसको किस तरीके से ओवरकम किया। In the next two chapter, we will share return to the challenges of establishing a democracy and achieving economic development with equality and justice. और आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हमने डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया इंडिपेंडेंस के बाद और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और इक्वालिटी एंड जस्टिस के पर्सपेक्टिव में किस तरीके से आगे बढ़े। ठीक है, ये उस टाइम की कुछ स्टैम्प्स हैं। ठीक है, स्टैम्प्स होती हैं। The three stamps were issued in 1950 to mark the first Republic Day on 26 जनवरी 1950। तो हम रिपब्लिक डे, हमारा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाते हैं। तो उस टाइम पे कुछ स्टैम्प्स रिलीज हुई थी ताकि शो कर पाएं कि किस तरीके से जो इंडिया है, ठीक है, वो शो हो रही है, मतलब रिपब्लिक इंडिया किस तरीके से शो हो रही है। What do these images, do these stamps tell you about the challenges of the new republic? If you were asked to resign these stamps in 1950, what images would you have been chosen? ठीक है, तो ये एक, ठीक है, एक तरीके से चरखा चल रहा है, यहाँ पे एक क्रॉप उगी हुई है, यहाँ पे क्या कहते हैं, वो बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं अच्छे, ठीक है, बड़े बड़े। तो ये कुछ शो कर रहे हैं हमें, हाँ, कि हमने अचीव कर लिया हमारा रिपब्लिक। ठीक है, ये एक स्पीच है हमारे फैज अहमद फैज साहब की। ठीक है, ये एक पोइट है काफी फेमस, उन्होंने एक यहाँ पे एक पोएट्री लिखी हुई है रिलेटेड टू, एक ट्रिब्यूट दिया है टू द ट्रिब्यूट। अच्छा ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लेना आप। ठीक है, ये इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, अगर आपको पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ये देखिए मोहम्मद अली जिन्ना जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट कहते हैं इनको पाकिस्तान का। वी शुड बिगिन टू वर्क in that spirit and in course of time, all these angularities of the majority and the minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslim, you have Pathans, Punjabi, Shias, Sunnis, and so on. Among the Hindus, you have Brahmins, Vaishya, Kshatriyas, and also Bengalis, Madrasis, and so on will vanish. You are free. You are free to go to your temples. You are free to go to your mosque or to any other place of worship of the state of Pakistan. You belong to any religion of caste or creed. This has nothing to do with the business of the state. तो इन्होंने 11 अगस्त 1947 को कराची में ये स्पीच दी थी। इसमें इन्होंने बताया था कि हाँ, आप मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग आते हैं, हिंदूज में ये लोग आते हैं, और फ्री हो आप टेम्पल जाने के लिए, मॉस्क जाने के लिए। ठीक है, और हमारा जो स्टेट है उसका कोई मतलब नहीं बनता कि हम आपके इंटरनल रिलीजियस अफेयर्स में मैटर में इंटरफेयर करें। इन्होंने ये स्पीच दी थी। ठीक है, अगेन ये न्यूज़पेपर हेडिंग है टाइम्स ऑफ इंडिया की, बर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम। ये इंडिया के फ्रीडम को दर्शाता है। नेशन वेक्स टू न्यू लाइफ, मिस्टर नेहरू कॉल्स फॉर अ बिग एफर्ट फ्रॉम पीपल, incessant striving task for future, assembly members take solemn pledge, न्यू कैबिनेट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे एक अमृता प्रीतम जी हैं, टुडे आई कॉल वारिस शाह। ठीक है, इन्होंने कुछ यहाँ पे एक पोएम लिखी है, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, चैप्टर से रेलिवेंट नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच पढ़ लेते हैं। We have Muslim minority who are so large in number that they cannot, even if they want, go anywhere else. That is the basic fact about which this can be no argument. Whatever the provocation from Pakistan and whatever the indignities and horrors inflicted on non-Muslim there, we have got to deal with this minority in a civilized manner. We must give them security and the rights of citizens in a democratic state. If we fail to do so,
we shall have a fostering soul which will eventually poison the whole world body politic and probably destroy it। ये इन्होंने 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को लेटर में लिखी थी, ठीक है, कि ये कंडीशन है, यानी मुस्लिम कम्युनिटी है तो ठीक है, मतलब वो कहीं जा नहीं सकती, कैन नॉट गो एनीवेयर से इफ दे वांट, or this is a basic fact that about that there cannot be no argument whatever the provocation from Pakistan and whatever be the indignities and horrors inflicted on non-Muslim there we have to deal with this minority in a civilized manner। also जो हिंदूज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर, हमें उनको एक डेफिनेटली डिग्निफाइड मैनर में सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है, ठीक है। how to deal with this minority influence, we must go them security and the rights of citizens in a democratic state, if we fail to do so we shall have a fasting sword which will eventually poison the whole body politic and probably destroy। और अगर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते तो एक एक तरीके से एक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट करेगा हमारे पॉलिटिक्स पे, ठीक है। और हमारी जो प्रोबेबिलिटी, हमारा जो एक तरीके से जो इंस्पिरेशन है हमारे पास कि हाँ हम इंडिपेंडेंट कर रहे हैं, सबको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटीज को डिस्ट्रॉय करेगा ये। पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, ठीक है। अब पार्टीशन की बात करेंगे, किस तरीके से पार्टीशन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ लोगों का, हिंदूज और मुस्लिम्स का, और फिर उनका रिहेबिलिटेशन किस तरीके से किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, वो समझते हैं, ठीक है। On 14th and 15th August 1947, not one but two nation states came into existence, India and Pakistan। ठीक है, 1947, 15th अगस्त 1947 में, ठीक है, एक नेशन नहीं बल्कि दो नेशंस निकल के आए, लाइक इंडिया और पाकिस्तान। दिस वाज रिजल्ट ऑफ पार्टीशन, द डिवीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। अभी तक पूरी कंट्री जो है ब्रिटिश इंडिया का पार्ट थी, बट अब जो है डिवाइड हो गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान बिकॉज ऑफ पार्टीशन। The drawing of the border demarcating the territory of each country marked the culmination of political developments that you have read about in the history of textbooks। हमने हिस्ट्री टेक्स्ट में पढ़ा कि किस तरीके से क्या क्या रीजंस थे, ठीक है, और कल्मिनेशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हुए। According to the two nation theory advanced by the Muslim League, India consisted of not one but two people, Hindus and Muslim League। एक टू नेशन थ्योरी थी जो मुस्लिम लीग के थ्रू प्रपोज की गई थी, जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया के अंदर एक तरीके के लोग नहीं बल्कि दो तरीके के लोग रहते हैं, एक कम्युनिटी हिंदूज हैं, एक कम्युनिटी मुस्लिम्स हैं, ठीक है। दैट इज वाई इट डिमांडेड पाकिस्तान अ सेपरेट कंट्री फॉर द मुस्लिम्स। इसीलिए मुस्लिम लीग ने डिमांड करी कि हमें पाकिस्तान एज अ कंट्री चाहिए जो मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करेगी। द कांग्रेस अपोज दिस थ्योरी एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, but several political developments in the 1940s, the political competition between the Congress and the Muslim League and the British rule led to the decision for the creation of Pakistan। कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से पार्टीशन वाला डिसीजन लेना पड़ा, बिकॉज 1940s के पहले तक कोई भी ऐसी डिमांड नहीं थी पाकिस्तान की, बट एकदम से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है, कांग्रेस का रोल था और इनके बीच में जो राइवलरी हो गई थी एक तरीके से कि कौन कितना रूल करेगा, कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, किसको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा अगर इंडिया इंडिपेंडेंस हुई। तो ये सब जो है रीजंस थे, इनकी वजह से ही जो है पार्टीशन वाला डिसीजन, ठीक है, लेना पड़ा, ठीक है, मजबूरी थी। अब प्रोसेस क्या था पार्टीशन का, ठीक है, प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। Thus, it was decided that what was till then known as India would be divided into two countries, India and Pakistan। यानी कि अभी तक जो एक कंट्री थी जिसका नाम था इंडिया, अब वो डिवाइड हो जाएगी दो कंट्रीज में जिसका नाम होगा इंडिया और पाकिस्तान। सच अ डिवीजन वाज नॉट ओनली वेरी पेनफुल बट आल्सो वेरी डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा पेनफुल भी था, डिफिकल्ट भी था टू डिसाइड एंड टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटीज। और उन्होंने कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करा, रिलीजियस मेजोरिटीज। इट मीन्स कौन से रीजन में कौन सी रीजन की जो पीपल है वो ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा हैं, तो उन एरियाज को एक तरफ रखेंगे और जिस एरियाज में मुस्लिम्स ज़्यादा हैं उन एरियाज को एक तरफ रखेंगे ताकि कंट्री का डिवीजन पॉसिबल हो पाए। दिस बेसिकली मीन्स दैट एरियाज वेयर द मुस्लिम्स वर इन majority would make up the territory of Pakistan and the rest was to stay with the India। ठीक है, जिसमें मुस्लिम्स जो है मेजोरिटी में, उन एरियाज को पाकिस्तान की टेरिटरी में हम दे देंगे और रिमेनिंग एरिया जो है इंडिया का पार्ट होगा। द आइडिया माइट अपीयर सिंपल बट इट प्रेजेंटेड ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज। हमें आइडिया सुनने में काफी इजी लग रहा है, ठीक है, बट काफी ज्यादा डिफिकल्ट था। फर्स्ट ऑफ ऑल देर वॉज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। ऐसा नहीं था कि एक एरिया था, ये मान लो ये वाला हमारी ये कंट्री है इंडिया,
ठीक है, पहले तो ये पार्ट इंडिया का ही था। ठीक है, ये हमारा इंडिया उस तरीके से था। ठीक है, बाद में इसका पार्टीशन हुआ था कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, तो ये हिस्सा, इसको हम ईस्ट पाकिस्तान भी कहते हैं, बांग्लादेश वाला हिस्सा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल था कि हाँ कोई ऐसी नैरो बेल्ट तो है नहीं कि ये वाली नैरो बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट जो है इसमें पाकिस्तानी, इसमें मुस्लिम्स हैं, ऐसे कोई मतलब एकदम एक्सैक्ट नहीं बता सकते थे कि हाँ पे ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक ये रीजन भी था, एक ये डिफिकल्टी भी थी। देयर वर टू एरियाज ऑफ कंसंट्रेशन, वन इन द वेस्ट एंड वन इन द ईस्ट। तो दो एरियाज निकल के आए, एक ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, जो बांग्लादेश वाला एरिया जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था। ऐसे दो एरियाज निकल के आए जिनको हम कह सकते थे कि हाँ वहाँ पे मेजोरिटी जो है मुस्लिम्स की है। देयर वॉज नो वे दीज टू पार्ट्स कैन बी ज्वाइंट, और हम इन दोनों को कोई भी तरीका नहीं है कि ज्वाइन कर पाए, क्योंकि काफी दूर दूर है, एक वेस्ट में है पूरा, एक ईस्ट में है। So it was decided that the new country like Pakistan will comprise two territories, एक वेस्ट में होगी, ईस्ट में होगी। वेस्ट एंड द ईस्ट पाकिस्तान सेपरेटेड बाय लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, और बीच में जो इंडिया की ये पूरी टेरिटरी होगी। सेकेंडली, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज वांटेड टू बी विद पाकिस्तान। ऐसा भी नहीं था कि सारी जो मुस्लिम मेजोरिटी जो एरियाज थे वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे, काफी एरियाज थे जो इंडिया का पार्ट रहना चाहते थे, एक ये भी डिफिकल्टी थी। खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो थे, ठीक है, द अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, इधर एक एरिया है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, एंड नोन एज फ्रंटियर गांधी, इनको हम फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। वो स्ट्रांगली अपोज टू द टू नेशन थ्योरी, और ये टू नेशन थ्योरी इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीज के बिल्कुल खिलाफ थे। इवेंचुअली हिज वॉइस वाज सिंपली इग्नोर्ड एंड द NWFP वाज मेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ, इनकी वॉइस को दबा दिया गया, और एक्चुअली में NWFP जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो अब पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। द थर्ड प्रॉब्लम वाज दैट ऑफ टू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंसेस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, लाइक पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, पंजाब में भी और बंगाल में भी। had a very large area where non-Muslim were in majority. Also यहाँ पे majority के अंदर काफी नॉन मेजोरिटी के अंदर काफी ज्यादा हिंदूस भी थे। ठीक है, eventually it was decided that these two provinces would be bifurcated according to the religious majority at the district of even low interest। कह सकते हैं कि पहले जो बंगाल वाला हिस्सा था वो कंप्राइज करता था कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, इतना बड़ा एरिया था। बट इसको डिवाइड कर दिया गया यहाँ से, ये वाला हिस्सा इंडिया का पार्ट बना और ये वाला हिस्सा बांग्लादेश का पार्ट बना। इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी ये पूरा पंजाब इस तरीके से था कि बीच के हिस्से में ऐसे डिवाइड किया, और यहाँ पे जो मुस्लिम था वो अलग हो गए, और ये वाला हिस्सा इंडिया के पास रह गया। ठीक है, देखो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये हिस्सा था पूरा, ठीक है, बंगाल वाला, इसमें हाफ ऐसे एरिया कर दिया, ये वाला हिस्सा दे दिया पाकिस्तान को, इसको हम बांग्लादेश कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान, और ये इंडिया में रह गया। उसी तरीके से पंजाब के अंदर ये पंजाब का हिस्सा था, इसमें जो बीच का डिवीजन करा, पाकिस्तान वाला पाकिस्तान को दे दिया जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी में थे, और हिंदूज वाले को हिंदूज को दे दिया। तो इस तरीके से डिवीजन पॉसिबल हुआ था। ठीक है, दिस डिसीजन कुड नॉट बी मेड बाय द मिडनाइट ऑफ 14th और 15th अगस्त। तो आधी रात में डिसीजन नहीं लिया था, काफी टाइम लगा था इसको लेने में। Meant that a large number of people did not know on this independence whether they were in the India or Pakistan. The partition of these provinces caused by the deepest trauma of the partition. और इसी वजह से जो है बहुत ज्यादा ट्रॉमा और वायलेंस सिचुएशन फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि ये डिसीजन जो लिया गया लेकिन लोगों को एकदम से बताया गया था। ठीक है, दिस वाज रिलेटेड टू द फोर्थ एंड द मोस्ट ट्रैक्टेबल और ऑफ दिस प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टीशन। दिस वाज द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, जो माइनॉरिटीज थे दोनों ही साइड के, बॉर्डर के दोनों ही साइड के जो माइनॉरिटीज थे, काफी ज्यादा उनको वायलेंस फेस करना पड़ा। जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी उन्होंने उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, मारा, काफी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी। ठीक है, इस वायलेंस में lakhs of Hindus and Sikhs in the areas that were now in Pakistan, and equally large number of Muslims on the Indian side of Punjab and Bengal, and to some extent of Delhi and surrounding areas found themselves trapped। फंसा हुआ महसूस किया। ठीक है, उनके ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार हुए, एक्सप्लॉइटेशन किया गया दोनों ही कम्युनिटीज के थ्रू। They were to discover that they were undesirable aliens in their home। ठीक है, the land where they and their ancestors had lived for centuries। और उनको अपने ही खुद के देश में ऐसा लगा कि वो एक एलियन की तरह रह रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे उनके लोग, उनके एंसेस्टर थे, उनके पूर्वजों ने वहीं पे रहे थे और आज़ादी की लड़ाई में पार्ट लिया था। As soon it became clear that the country was going to be partitioned, or the violence started at an unprecedented level against communities who were lesser in number in their respective areas। और दोनों ही साइड पे जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज थी इनके ऊपर काफी ज्यादा
वायलेंस किया गया, उनको मारा गया, उनको पीटा गया और उनको भगाया गया, एक तरीके से वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया गया, ठीक है? इस तरीके से उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सहा। No one had quite anticipated the scale of this problem. No one had any plan for handling this initially. The people and the political leaders kept hoping that this violence was temporary and would be controlled soon. किसी के पास कोई भी प्लान नहीं था ऐसा कि इसको तुरंत रोका जाए पार्टीशन वाले, ठीक है, दिक्कत को, ठीक है, किसी के पास भी कोई तरीका नहीं था कि इस वायलेंस को किस तरीके से रोका जाए। और दोनों ही साइड के लीडर्स जो हैं होप कर रहे थे कि ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा, ये टेम्पररी है, बट काफी लंबा चला था, ठीक है। But very soon the violence went out of control. Such communities on both the sides of the border were often compelled to leave their homes and few hours at a few hours notice. और कुछ ही घंटे के नोटिस में सब लोगों को भगाया गया वहां से, ठीक है, सब लोगों को वहां से घर छोड़ना पड़ा, डिस्प्लेस कर दिया गया, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा वायलेंस है, बहुत ज्यादा ब्रोक आउट हो गया था। क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहे पार्टीशन के, ठीक है, वो समझते हैं। The year 1947 was the year of one of the largest, most abrupt, unplanned, and tragic transfer of population that human history has known. 1947 को 15 अगस्त 1947 को वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ, जिसमें लोगों को पता ही नहीं था कि हाँ पार्टीशन हो गया है और हमें मूव करना है, ठीक है। एकदम से उनको फ्यू आवर्स के नोटिस पे मूव करना पड़ा, और नहीं करा तो डिस्प्लेस करा, जानबूझकर वॉयलेंस क्रिएट करा, उनको मारा पीटा, ठीक है। तो कह सकते हैं ये मोस्ट ऑफ द अनप्लान्ड, ठीक है, और ट्रेजिक ट्रांसफर था पॉपुलेशन का फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इन द ह्यूमन हिस्ट्री। There were killings, atrocities on both the sides of the border. In the name of religion, people of one community ruthlessly killed and maimed people of the other community. Cities like Lahore, जैसे जैसे यहाँ पे देखिए इस ट्रेन में, ये ट्रेन मूव कर रही है दिल्ली से लाहौर, लाहौर से दिल्ली, ठीक है, और मूवमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का। और ट्रेन के अंदर, ठीक है, आपने एक फेमस मूवी है, ठीक है, गदर मूवी, ठीक है, उसमें देखा होगा किस तरीके से पार्टीशन के दौरान किस तरीके से दोनों साइड पे बहुत ज्यादा वायलेंस होता है। इस काइंड ऑफ मतलब इतना हैवॉक क्रिएट हो गया था उस टाइम पे, दोनों ही कम्युनिटीज ने काफी प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है। लाहौर जैसी सिटी में, अमृतसर में, कोलकाता में, ठीक है, बिकेम डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स। Muslim would avoid going to an area where mainly Hindus or Sikhs lived. Similarly, the Hindus and Sikhs stayed away from the areas of Muslim predominance. यानी जो मुस्लिम्स एरियाज थे वहाँ पे हिंदू और सिख्स अवॉइड करते जाना, उसी तरीके से मुस्लिम्स जो थे वो हिंदू और सिख्स वाले एरिया में जाना अवॉइड करते थे। Forced to abandon their homes and move across borders, people went through immense sufferings. Minorities on both the sides of the border fled their home and often secured temporary shelter in refugee camps. जब जबरदस्ती उनको निकाला गया और उनको मजबूरी में अपना घर छोड़ना पड़ा और जाके रेफ्यूजी कैंप्स में सेटल होना पड़ा, बिकॉज उनके पास और कोई चारा नहीं था कहीं और मूव होने का। They often found unhelpful local administration, any police in what was recently their own country, ठीक है। और पुलिस और एडमिशन दोनों ही उनकी मदद नहीं कर रहा था, ठीक है, जिन जो तक उनको लग रहा था अभी तक कि उनकी मदद होगी, बट अभी तक ऐसी कोई मदद मिल नहीं रही थी उनको। दे ट्रेवल टू अदर स्टेट ऑफ द न्यू बॉर्डर बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स, ऑफन बाय फुट। यानी उनको ट्रेवल करके जाना ही था, चाहे वो पैदल ही चल के क्यों ना जाए, ठीक है। इवन ड्यूरिंग दिस जर्नी दे वर ऑफन अटैक्ड, किल्ड और रेप्ड, ये सारी चीजें भी हो रही थी। थाउजेंड्स ऑफ वुमेन वर अबडक्टेड, यानी उनको उठा के ले जाते थे, abduct कर लेते थे। They were made to convert to their religion of the abductor and were forced into marriages. Also, दोनों साइड की कम्युनिटीज जो हैं वुमेन्स को एज अ ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे थे, मतलब उनको लेके जा रहे थे, फोर्सफुल मैरिज कर रहे थे, ठीक है, रिलीजन कन्वर्ट करा रहे थे उनका। इन मैनी केसेस वुमेन वर किल्ड बाय देयर ओन फैमिली मेंबर्स टू प्रिजर्व द फैमिली ऑनर। ऑल्सो काफी जगहों पे ऐसा देखा गया कि जब उनके पास कोई चारा नहीं बचा बचने का, तो उन्हें अपनी डॉटर्स को, वाइफ्स को और उनको खुद ही, ठीक है, मारना जरूरी समझा, बिकॉज इससे उनकी जो फैमिली ऑनर है वो प्रिजर्व होता। मैनी चिल्ड्रन वर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स, काफी बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो गए थे, ओके। और दोज हु डिड नॉट मैनेज टू क्रॉस द बॉर्डर फाउंड दैट दे हैड नो होम, ठीक है। फॉर लैक्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज कंट्रीज फ्रीडम मेंट लाइफ इन रिफ्यूजी कैंप्स फॉर मंथ्स एंड समटाइम्स फॉर ईयर्स। यानी इन लोगों के लिए इंडिपेंडेंस क्या था? इंडिपेंडेंस ये था कि रिफ्यूजी कैंप्स में रहो कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक भी, ठीक है, जब तक उनके पास कोई नया घर ना हो अवेलेबल, ठीक है। ये गांधी जी नोआखली नाउ इन बांग्लादेश 1947 का इमेज है,
गांधी जी नोआखली के अंदर गए थे, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंस हो रहा था हिंदूज मुस्लिम्स में, जब पार्टीशन हुआ था उस टाइम पे, तो उसको थोड़ा मैनेज करने के लिए गांधी जी वहाँ पे गए थे। Writers and poets, filmmakers in India and Pakistan have expressed the ruthlessness of killing and the suffering of the displacement and violence of their in their novels also. हमने काफ़ी मूवीज़ में, हमने काफ़ी बुक्स में, नॉवेल्स में पढ़ा है कि किस तरीके से ट्रिमेंडस रूथलेसनेस वहाँ पे देखी गई थी, ठीक है। किलिंग्स देखी गई थी, सफरिंग्स देखी गई थी। शॉर्ट स्टोरीज, पोएम्स एंड फिल्म्स while recounting the trauma and party of partition, ठीक है, they have often used the phrase that that the survivors themselves used to describe partition as a division of hearts. और जो लोग जिनके ऊपर ये सब मुसीबतें आई हैं, उन्होंने खुद कहा कि पार्टीशन क्या है, दिल के टुकड़े एक तरीके से, ठीक है। कि अभी तक दोनों कंट्रीज, दोनों लोग जो हैं मिलके रह रहे थे, अब वो एक तरीके से अलग अलग होके रहेंगे, और एक तरीके से एक बहुत ज्यादा गहरा जो है ट्रॉमा छोड़ के जाएगा दोनों ही कंट्रीज पे। और देख भी रहे हैं कि अभी तक ये जो सिचुएशन जो है अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो राइवलरी है वो अभी भी कंटिन्यूस है। द पार्टीशन वॉज नॉट मेयरली अ डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टीज का लाइबिलिटीज का डिवीजन नहीं था, एसेट्स का डिवीजन था, बल्कि पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द कंट्री था। एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस का भी डिवीजन था, ठीक है, सबका ही डिवीजन था। What also got involved divided were the financial assets, the things like tables, chairs, typewriters, paper clips, सबको डिवाइड किया गया। बुक्स को, also म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, द पुलिस बैंड, यानी कि कौन सा हिस्सा का किसके पास जाएगा ये तक डिवाइड कर दिया गया था, ठीक है। इतना लार्ज स्केल पे जब पार्टीशन हुआ था तो ये सब करना पड़ा। द एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट एंड द रेलवेज वर ऑल्सो डिवाइडेड, यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज भी डिवाइड हुए, रेलवेज के एम्प्लॉयज भी डिवाइड हुए। Above all, it was a violent separation of communities who had hitherto lived together as neighbors. It is estimated that the partition forced about 80 lakh people to migrate across the new border. Between 5 to 10 lakh people were killed and partition leaded violence. 80 लाख के अराउंड लोग जो है पार्टीशन में डिस्प्लेस हुए, जिसमें से 5 या 6 लाख लोग, कह सकते 5 से 10 लाख लोगों की जान चली गई, किल हुए, ठीक है। बियॉन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स के अलावा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी थे। हाउएवर द पार्टीशन पोज अनदर डीपर इशू, ठीक है। द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल स्ट्रगल डिड नॉट बिलीव इन टू नेशन थ्योरी। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे वो टू नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। एंड येट पार्टीशन ऑन रिलीजियस बेसिस हैड टेकन प्लेस। डिड दैट मेक इंडिया अ हिंदू नेशन ऑटोमेटिकली? क्या ये इंडिया को हिंदू हिंदू नेशन बनाता है? नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ हिंदूज नहीं रहते, वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटीज के काफी लोग अभी भी रहते हैं। अराउंड 15 करोड़ की पॉपुलेशन कह सकते हैं कि है, और बाकी और भी रिलीजन से डिफरेंट डिफरेंट तो रहते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये टू नेशन थ्योरी के हिसाब से वो पाकिस्तान में सिर्फ मुस्लिम लोग रहेंगे, इंडिया में सिर्फ हिंदू लोग रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंडिया में अभी भी काफी सारे मुस्लिम लोग रहते हैं, यानी देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स हैं इंडिया में रहते हैं, ठीक है। इवन आफ्टर लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स टू द न्यूली क्रिएटेड पाकिस्तान, द मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया अकाउंटेड फॉर 10 to 12% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इन 1951। और कहते हैं कि 1951 के टाइम पे 10 से 12% की जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो इंडिया में थी। So how would the government of India treat its Muslim citizens and other religious minorities, Sikhs, Christians, Jains, Buddhists, Parsis and Jews? The partition had already created severe conflict between these communities. ये काफी ज्यादा एक conflict की situation create कर दी थी partition में। There were competing political interests behind these conflicts. The Muslim League was formed to protect the interests of Muslims in colonial India. It was in the forefront of the deep demand for separate nation, Muslim nation. पहले मुस्लिम लीग का ये कोई थ्योरी नहीं थी, ठीक है। ये थ्योरी बाद में डेवलप हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग काफी सी इलेक्शंस में हार गई थी, ठीक है। 2 इलेक्शंस हुए थे जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे, वहां पे मुस्लिम मुस्लिम लीग कांग्रेस से हार गई थी। तो उनको ये डर लगने लगा कि यार अगर पार्टीशन हुआ, इंडिपेंडेंट हुई कंट्री, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर या मेजर जो पॉलिटिकल डिसीजन या मिनिस्टर्स बनेंगे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनेंगे, क्योंकि उनकी ज्यादा सीटें हैं और उनकी जो पकड़ है इंडिया के ऊपर वो छूट जाएगी। इसलिए उन्होंने ये टू नेशन थ्योरी के कॉन्सेप्ट को उठाया, ताकि वो एक ऐसी कंट्री बना पाए जहाँ सिर्फ मुस्लिम्स का रूल हो और मुस्लिम लीडर्स ही चुने जाएं, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने ये सब किया था। Similarly, there were organizations which were trying to organize the Hindus in order to turn India into a Hindu nation. कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे हिंदू महासभा, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो ट्राई कर रही थी कि इंडिया जो एक हिंदू नेशन बने, ठीक है। बट बेसिकली कह सकते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी थी वो मुस्लिम लीग के थ्रू प्रपोज की गई थी।
बट मोस्ट लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट बिलीव दैट इंडिया मस्ट ट्रीट पर्सन्स ऑफ ऑल रीजन्स इक्वली, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। ये कोई कह सकते हैं आप स्टोरी है, अगर आपको रीड करनी हो तो आप कर सकते हैं, रेलिवेंट नहीं है मतलब। यहाँ है महात्मा गांधी जी का सेक्रीफाइस, महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। ऑन 15th of August 1947, महात्मा गांधी डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। ना वो पाकिस्तान की तरफ गए ना इंडिया की तरफ आए, कोई भी सेलिब्रेशन उन्होंने एंजॉय नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन हो कंट्री का। He was in Kolkata in the areas where they were torn gruesome rise between Hindus and Muslims. He was saddened by the communal violence and disheartened that the principles of ahimsa, non-violence, and the satyagraha, active but non-relevant, non-violent resistance that he had lived and worked for hard, had failed to bind the people in troubled times. वो उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में नोआखली जैसे बात की थी, वहाँ पे थे, और वो जो वायलेंस की सिचुएशन थी उसको कंट्रोल कर रहे थे, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स में हो रही थी, ठीक है। और वो बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, परेशान थे इस वजह से कि उनका जो आइडिया था नॉन वायलेंस का और सत्याग्रह का, वो बिल्कुल ही किसी मतलब लोग नहीं फॉलो कर रहे थे, ठीक है, और वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। तो उनका जो प्रिंसिपल था वो लोगों ने कभी फॉलो नहीं किया। वो चाहते थे कि इस प्रिंसिपल के थ्रू लोग बाइंड हो गए रहें, बट वो हो नहीं रहा था, उनको दिख नहीं रहा था। गांधी जी वेंट ऑन टू परसुएट द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टू गिव अप वायलेंस, यानी आप लड़ाई झगड़ा छोड़ो, वायलेंस छोड़ो। हिज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन, उन्होंने काफी ज्यादा सिचुएशन को इम्प्रूव भी किया, ठीक है। और एंड द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वाज सेलिब्रेटेड इन द स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी with joyous dancing in the streets. Gandhiji's prayer meetings attracted large crowds, but this was short-lived as riots between Hindus and Muslims erupted once again, and Gandhiji had to resort to as a fast bring peace. तो उन्होंने मतलब पहले तो ठीक हो गया था, वायलेंस खत्म हो गया था, कम्युनिटी आपस में मिलकर रह रही थी, पर थोड़े टाइम के बाद वापस वायलेंस स्टार्ट हो गया, और उस टाइम पे गांधी जी को उसको रोकने के लिए फास्ट करना पड़ा, ठीक है, भूख हड़ताल की उन्होंने। Next month, Gandhiji moved to Delhi, where large-scale violence had erupted. He was deeply concerned about ensuring that Muslims should be allowed to stay in India, dignity as equal citizens. He also was concerned about the relations between India and Pakistan. He was unhappy with what he saw as the Indian government's decision not to honor its financial commitment to Pakistan. तो वो चाहते थे कि मुस्लिम्स भी इंडिया के अंदर ही रहें, इंडिया का पार्ट बन के रहे, ठीक है। और ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, ऑल्सो जो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। ही वाज अनहैप्पी विद व्हाट ही सॉ एज द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन टू ऑनर इट्स फाइनेंशियल, और कुछ जो फाइनेंशियल कमिटमेंट थी वो पूरी ना होते हुए देखा, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डीपली अपना क्या कहते हैं दुख भी व्यक्त किया था। With all this in mind, he undertook what turned out to be his last fast in January 1948. लास्ट फास्ट कह सकते हैं, 1948 में उनका था, एज इन कोलकाता। His fast has a dramatic effect in Delhi. Communal tensions and violence reduced. Muslims and of Delhi and surrounding areas could safely return to their homes. The government of India agreed to give Pakistani dues. गांधीजी's actions was however not liked by all. ये actions जो हैं सबके द्वारा नहीं इनको सराहाया गया। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि हमारी कंट्री में मुस्लिम्स को तो हम अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, बट पाकिस्तान में जो हिंदूज हैं उनको बहुत ज़्यादा ग्रेवली ट्रीट किया जा रहा है मुस्लिम्स के थ्रू। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनके अगर आपको करना है तो दोनों साइड्स के लिए करो, ठीक है। आप क्यों सिर्फ इंडिया के अंदर ही ये सब चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, और हिंदूज को क्यों बाहर निकाल रहे हो? एक्सट्रीमिस्ट इन बोथ द कम्युनिटीज ब्लेम्ड हिम फॉर देयर कंडीशंस, डिस्पाइट दैट ही कंटिन्यूड टू मीट एवरीवन ड्यूरिंग हिज प्रेयर मीटिंग्स। फाइनली क्या हुआ, ऑन 30th of January 1948, वन सच एक्सट्रीमिस्ट जिनका नाम था नाथुराम विनायक गोडसे, वो गांधी जी के सामने आए। शाम का समय था, प्रेयर हो रही थी दिल्ली के, प्रेयर के बाद दिल्ली में, एंड फायर्ड 3 bullets at him, killing him instantly. Thus ended a lifelong struggle for truth, non-violence, justice and tolerance. और उनको 3 गोलियां मारी, जिसके बाद उनकी डेथ हो गई गांधी जी, ठीक है। तो क्या था कि एक्सट्रीमिस्ट जो थे, ठीक है, जो एक्सट्रीम सिचुएशंस में बिलीव करते थे, वो क्या कहते हैं गांधी जी के प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है, साथ नहीं थे उनके, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट थे, इस वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। द गैजेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी पब्लिश बाय अथॉरिटी चीफ कमिश्नर ऑफिस न्यू दिल्ली नोटिफिकेशन दिल्ली 4 फरवरी 1948, ठीक है। ऐसे कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हैं जो कि उस टाइम पे फेमस हुई थी। महात्मा गांधी शॉट डेड, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ फेमस हुई थी।
equally, and that India should not be a country that gives a superior status to adherents of the one faith and inferior to the who practice another religion. All religions would be equal irrespective of their religious affiliation. Being religious or a believer, that would not be a test of citizen. मतलब कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आप सिटीजन हो इंडिया के और आप फुल फेथ रखते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के साथ रहे खड़े हो। ऐसा नहीं है कि अगर कोई आप किसी और रिलीजन के हो तो आप इंडिया के उसमें फेथ नहीं करते, ठीक है? इंडिया की सॉवरेनिटी में फेथ नहीं करते। और बीइंग अ रिलीजियस और अ बिलीवर वुड नॉट बी अ टेस्ट फॉर अ सिटीजनशिप, ठीक है? ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि आप मुस्लिम हो या हिंदू हो तो ही आप सिटीजन हो, इस तरीके का कोई टेस्ट नहीं है। दे चेरिश देयरफॉर द आइडियल ऑफ सेक्युलर नेशन, दिस इज आइडियल वाज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, हर रिलीजन को फॉलो करती है, ठीक है? हर रिलीजन को वो इक्वल मानती है अपने इन द आइज ऑफ लॉ, ठीक है? इसलिए इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। अब ये एक प्रॉब्लम तो हुई किसी तरीके से सॉल्व, बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट हुआ, बट अब दूसरी प्रॉब्लम थी इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की। किस तरीके से प्रिंसली स्टेट जो थी अ, उनको किस तरीके से इंडिया के अंदर लिया गया, ठीक है? इंडिया का पार्ट बनाया गया। ब्रिटिश इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू वट वी कॉल द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। देखो, इंडिया उस टाइम पे कैसा था, एक तो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे, ठीक है? प्रोविंसेस मतलब जो बड़े बड़े एरियाज थे जो ब्रिटिश के कंट्रोल में थे, और काफी एरियाज जो थे पैरामाउंटसी में थे ब्रिटिश की, लाइक प्रिंसली स्टेट्स। यानी रूल तो प्रिंसली स्टेट्स ही कर रही थी वहां पे, प्रिंस रूल कर रहे थे उन एरियाज में, बट डायरेक्ट रूल नहीं था ब्रिटिशर्स का वहां पे, वो पैरामाउंटसी की तरह रूल कर रहे थे, ब्रिटिश के अंडर रूल कर रहे थे, ठीक है? द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो है डायरेक्टली जो है रूल कर रहे थे ब्रिटिश, ठीक है? ऑन द अदर हैंड सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट्स रूल्ड बाय प्रिंसेस कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट्स, enjoying some of the form of control over their central affairs as long as they accepted British supremacy, ठीक है? जब तक वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर रहे थे तब तक वो रूल कर सकते थे अंडर द ब्रिटिश पैरामाउंटसी। दिस वाज कॉल्ड द पैरामाउंटसी और द सुवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश को। जैसे मैंने कहा, ब्रिटिश की पैरामाउंटसी के अंदर, सुवरेनिटी के अंदर वो रूल कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड वन थर्ड ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड वन आउट ऑफ द फोर इंडियंस लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। यानी कि जो पूरा इंडिया है जो हम देखते हैं, उसके अंदर वन फोर्थ एरिया जो था, वन थर्ड एरिया जो था लैंड का, वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का था, ठीक है? और उसमें हर प्रिंसली स्टेट में कम से कम चार में से एक इंडियन वहां पे रह रहा था। प्रॉब्लम क्या थी, ठीक है? प्रॉब्लम क्या थी? Just before independence, it was announced by the British that this was the end of their rule over India. Paramountcy of the British crown over princely states would also lapse. उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जैसे इंडिया इंडिपेंडेंस होगा उसके बाद ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ऑल्सो जो ब्रिटिश पैरामाउंटसी थी प्रिंसली स्टेट्स पे वो भी एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। This meant that all these states, as many as 565 in all, would become legally independent. इसका मतलब ये था कि अगर उनके ऊपर से ब्रिटिश पैरामाउंट से खत्म हो जाएगी तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी उनके पास प्रेशर नहीं रहेगा कि उनको इंडिया का पार्ट बन के रहना, वो इंडिपेंडेंट रूल करेंगे। ये प्रॉब्लम थी, ठीक है? द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक अ व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। यानी उनको उनके हाल पे छोड़ दिया, या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो, या तो आप पाकिस्तान ज्वाइन कर लो, या तो आप इंडिपेंडेंट रहो, ठीक है? ज्वाइन करने से पहले आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा। क्या कहते हैं उसको? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना पड़ेगा, या तो इंडिया के साथ या तो पाकिस्तान के साथ, और उनका पार्ट बनना पड़ेगा। दिक्कत तो ये थी, ठीक है? दिक्कत, दिस डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट ऑन द पीपल, लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा गया, प्रिंसेस के ऊपर छोड़ा गया जो प्रिंसली स्टेट के थे। तो कभी वो चाहेंगे कि हम इंडिया का पार्ट बने, अगर वो इंडिया का पार्ट बनेंगे तो उनका रूल अफेक्ट होगा ना, कि उनकी पावर चली जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे प्रिंस जो है वहाँ के, जो राजा हैं, महाराजा हैं, तो उनके ऊपर छोड़ दिया। But to the princely rulers of their state, this was very serious problem and could threaten on the very existence of United India. और ये एक थ्रेट की तरह काम करता यूनाइटेड इंडिया की एग्जिस्टेंस, ठीक है? The problem started very soon. First of all, the ruler of Travancore announced that the state had decided to of independence. जो प्रिंसली स्टेट थी उनकी जो प्रॉब्लम थी काफी ज्यादा बढ़ने लग गई। पहली सिचुएशन कब आई, जब त्रवनकोर के जो रूलर थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, ठीक है? उसके बाद द निजाम ऑफ हैदराबाद। देखो, ये इंडिया बिफोर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंट पार्टीशन का मैप है, ठीक है? ये पार्टीशन का मैप देखिए किस तरीके से है।
जो ब्लू कलर्स की जो स्टेट्स हैं लाइक राजपूताना, जम्मू एंड कश्मीर, बलूचिस्तान, ठीक है? और गुजरात, क्या कहते हैं, हैदराबाद, ठीक है? ये देखो मैसूर, ये त्रावणकोर, ये सारी हमारी ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स हैं, ये प्रिंसली स्टेट्स हैं। और जो हमारे रिमेनिंग स्टेट्स हैं लाइक ये ठीक है, ये वाले कलर में जो है येलो कलर में दिल्ली है, यूपी मतलब यूनाइटेड प्रोविंस है हमारा, और हमारा क्या कहते हैं बलूचिस्तान, नहीं सॉरी ये वाला भावलपुर, पंजाब, सिंध, ठीक है, असम, बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न, ये सब जो है हमारा, ये ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था, ब्रिटिश प्रोविंसेस का। तो देखिए किस तरीके से जो है बीच-बीच में जो हिस्से हैं काफ़ी ज़्यादा हिस्से जो हैं वो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स के हैं। तो अगर ये लोग इंडिया से अलग हो जाते तो क्या होता? इंडिया कुछ इस तरीके से दिखता आपको, कुछ इस तरीके से। मतलब बीच-बीच के हिस्से या ये इंडिया का पार्ट होता, ये इंडिया का पार्ट होता, ये इंडिया का पार्ट होता, ये इंडिया का पार्ट होता। तो ये कुछ एक यूनाइटेड इंडिया की तस्वीर नहीं है, जो लीडर्स ने अभी तक अज़्यूम करी थी, जिन्होंने इतने सालों तक स्ट्रगल किया था फॉर द इंडिपेंडेंस, वो ऐसा इंडिया नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया जो रहे वो यूनाइटेड रहे, ठीक है? उसके अंदर सारी के सारे जो पार्ट्स हैं वो रहें। तो जिस तरीके से जो रूलर हैं हमारे त्रावणकोर के, उन्होंने इंडिपेंडेंस घोषित कर दी, अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया। उसके बाद निज़ाम जो थे हैदराबाद के मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन उन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। ये लोग प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है? रूलर्स लाइक नवाब भोपाल वर एवर्स टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और उन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा ही नहीं बने, रूलर और ऑफ भोपाल। दिस रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स meant that after independence there was very real possibility that India would get further divided into a number of small countries, और small country यानी 565 small countries के अंदर इंडिया डिवाइड हो जाता। The prospects of democracy for the people in these states also looked bleak. This was a strange situation since the Indian independence was aimed at unity, self-determination as well as democracy. In most of these princely states, governments were run in a non-democratic manner and the rulers were unwilling to get democratic rights to their populations. Also, इंडिया के अंदर जैसे इंडिपेंडेंस आती वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते और वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते। बट मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स थे, उनको ये चीज़ पसंद नहीं थी। वो चाहते थे कि हम लोग हमारी पावर मेंटेन रहे, हमें कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी जैसी चीज़ नहीं चाहिए। अगर डेमोक्रेसी आती तो उनका जो हेरिडिटरी रूल था वो खत्म हो जाता। हेरिडिटरी रूल मतलब उन्हीं के वंशज जो हैं आगे जो है रूल करेंगे। बट अगर डेमोक्रेसी आएगी तो जो भी पीपल जिसको भी रिप्रेजेंटेटिव बनाएँगे वो रूल करेगा। तो ये चीज़ वो नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों इंडिया का पार्ट बने, हम अलग ही रहते हैं। ठीक है? और जो प्रोस्पेक्ट्स थे डेमोक्रेसी के वो बहुत ज़्यादा ब्लीक थे, यानी बहुत ज़्यादा माइन्यूट थे। यानी लोग यहाँ के रूलर्स नहीं चाहते थे कि डेमोक्रेसी इनके स्टेट्स में आए। फिर गवर्नमेंट की क्या अच्छी अच्छी अप्रोच रही वो देखते हैं। गवर्नमेंट्स अप्रोच, द इंटरिम गवर्नमेंट टूक अ फर्म स्टांस अगेंस्ट द पॉसिबल डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डिफरेंट साइड्स। तो इंटरिम गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसे इस तरीके से अगर होगा तो इंडिया जो है 566 570 में प्रिंसिपल कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में हिस्सा बन के रह जाएगा। अंडर द माउंट बैटन प्लान द प्रिंसिपल स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन माउंट बैटन जो हमारे लास्ट वॉइस रहे थे इंडिया के, ठीक है, वो चाहते थे कि जो क्या कहते हैं ज्वाइनिंग का जो वो क्या कहते हैं डिसीजन है वो प्रिंसिपल स्टेट्स खुद लें, यानी किसी के प्रेशर में ना लें। सरदार पटेल वॉज इंडिया डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, वो उस टाइम पे होम मिनिस्टर भी थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे, ठीक है, ड्यूरिंग द क्रुशियल इमीडिएटली फॉलोइंग द इंडिपेंडेंस। तो ही प्लेड अ हिस्टोरिक रोल, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन इंटीग्रेटिंग दीज 565 प्रिंसिपल स्टेट्स टू इंडिया, in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union, ठीक है? It may took look easy now, बहुत हमें easy लगता है देखने में, बहुत बहुत ही मुश्किल काम था ये, but it was a very complicated task which required skillful persuasions. For instance, there were 26 small states in today's Orissa. वो आज के उड़ीसा के अंदर 26 प्रिंसली स्टेट्स थे। उनको किस तरीके से बनाया होगा उन्होंने, क्या-क्या डिप्लोमेटिक क्या-क्या चीज़ें अपनाई होंगी पर्सुएशन की टेक्निक्स कि वो इंडिया का पार्ट बन गए। Saurashtra region of Gujarat had 14 big states, 119 small states and numerous other different administrations. देख रहे हो आप कितना डिवाइडेड था इंडिया। The government's approach was guided by three considerations. Firstly, the people of most of the princely states clearly wanted to become part of the Indian Union. यानी कि the government approach
ऐसा भी था कि मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट जो थे वो पार्ट बनना चाहते थे इंडिया का, ठीक है। सेकेंडली द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू दीज रीजन ऑल्सो। वो भी फ्लेक्सिबल थे कि हम ऑटोनॉमी देंगे इनको, कि अपने यहाँ रूल थोड़ा बहुत रूल कर पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उनसे रूल छीन लेंगे, अदरवाइज वो पार्टी नहीं बनते इंडिया का, ठीक है। The idea was to accommodate plurality and adopt a flexible approach in dealing with the demands of the regions. Also, idea of plurality, ठीक है, ज्यादातर लोगों की भावना को समझते हुए, प्रिंसिपल्स की रूल को समझते हुए उन्होंने फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाई। Thirdly, in the backdrop of partition, which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance. So, इस सिचुएशन में इंटीग्रेशन, कंसोलिडेशन और ऑफ टेरिटोरियल बाउंड्रीज नेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था, सबसे ज्यादा सुप्रीम इंपॉर्टेंस था उसका। Before 15th August 1947, peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundary of the India into an Indian Union. The rulers of most of the states signed a document called the Instrument of Accession। जैसे मैंने बोला था, most of the princely states ने Instrument of Accession साइन करके वो इंडिया का पार्ट बन चुके थे, which meant that their state agreed to become part of the Union of India. Accession of the princely states of Junagadh, Hyderabad, Kashmir and Manipur proved to be more difficult. Like चार स्टेट जो थे, इनका नाम है JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, टू है हैदराबाद, तीसरा है जूनागढ़ एंड चौथा है मणिपुर। इनका एक्सेशन कराना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि यहाँ के राजा बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे कि हम इंडिया का पार्ट बनेंगे। द इशू ऑफ जूनागढ़ वॉज रिजॉल्व आफ्टर प्लेबिसाइड कन्फर्म्ड बाय पीपल्स डिजायर टू जॉइन इंडिया। एक प्लेबिसाइड कराया गया जूनागढ़ में, ठीक है। जूनागढ़ में प्लेबिसाइड में क्या होता है, देखो प्लेबिसाइड में क्या होता है, प्लेबिसाइड में एक प्रपोजल रखा जाता है टू टू द पीपल ऑफ, जो भी वहाँ के लोग होंगे उनके ऊपर प्रपोजल रखा जाएगा कि आपको क्या डिसीजन अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। मान लो अगर उन्होंने डिसीजन रखा है कि हम आपको इंडिया का पार्ट बनना है कि नहीं, अगर मोस्ट ऑफ द लोग फेवर में वोट करते हैं उस डिसीजन के, तो प्लेबिसाइड के थ्रू डिसीजन लिया जा सकता है, ठीक है। उस टाइम पे प्रिंसली स्टेट के रूलर की, प्रिंस है उसकी जो बात है वो मानने की जरूरत नहीं है, लोग जो हैं वो उनकी जो है डिसीजन वो फाइनल होगा। तो प्लेबिसाइड के थ्रू इंडिया का पार्ट बनाया जूनागढ़ को, ठीक है। You will read about Kashmir in chapter 7. Here let us look at the cases of Hyderabad and Manipur। और जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो इशू है वो हम चैप्टर 7 में जाके पढ़ेंगे। अभी हम जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर वाला केस पढ़ते हैं, ठीक है। ये कुछ तरीके, ये सरदार पटेल और निज़ाम है हैदराबाद के, ठीक है, और इनके बीच में, ठीक है, वो क्या कहते हैं, डिप्लोमेटिक के थ्रू, डिप्लोमेटिक तरीके से निज़ाम को, मतलब हैदराबाद को पार्ट बनाने की कोशिश की गई। बट हैदराबाद में सिचुएशन कुछ अलग थी। चलो देखते हैं हैदराबाद की सिचुएशन क्या थी। Hyderabad. Hyderabad, the largest of the princely state, was surrounded entirely by Indian territory। यानी हैदराबाद ऐसी जगह पे था, अगल बगल पूरी इंडियन टेरिटरी थी, बट जो हैदराबाद जहाँ पे है वो ही बीच में एक ऐसी टेरिटरी थी, एक प्रिंसली स्टेट थी। सम पार्ट्स ऑफ द ओल्ड हैदराबाद स्टेट आर टुडे पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुछ पार्ट्स जो हैं हैदराबाद के वो आज की डेट में, उस टाइम पे जो था आज की डेट में वो महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के और कर्नाटका के पार्ट हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो था वो बड़ा स्टेट था। बट उसके बाद डिवीजन हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू डिवीजन हुआ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ऐसे ऐसे बना, तो वो डिवाइड हो गया। इट्स रूलर कैरिड द टाइटल निजाम एंड ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, ठीक है। कह सकते हैं कि उसका जो रूलर था उसको निजाम कहते हैं, ठीक है, और वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन थे वो। द निजाम वांटेड एन इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑफ हैदराबाद। वो चाहते थे कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट रूल करे और वो उसके इंडिपेंडेंट रूलर हो। He entered into what called the standstill agreement with India on November 1947 for a year while negotiation with the Indian government were going on। ठीक है, एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट जो था वो इंडिया के साथ उनका साइन हुआ इन 1947 फॉर अ ईयर while negotiations with the Indian government were going on, ठीक है। और in the meantime a movement of the people of the Hyderabad state against the Nizam's rule gathered force। Also निज़ाम, जो हैदराबाद के लोग थे वो ज़्यादातर मेजोरिटी जो थी वो हिंदूज की थी, तो उन्होंने अगेंस्ट जो है उनके रूलर के अगेंस्ट जो है फोर्स इकट्ठा कर ली, ठीक है, और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए। द पीजेंट्री इन द तेलंगाना रीजन इन पर्टिकुलर वाज द विक्टिम ऑफ निज़ाम्स ऑपरेसिव रूल एंड रोज अगेंस्ट हिम। निज़ाम के ऑपरेसिव रूल के ये लोग बहुत, मतलब उनके ऑपरेसिव रूल उनके थ्रू
एक्सप्लॉइट हुए थे निज़ाम के थ्रू ये लोग, तो इन लोगों ने क्या कहते हैं फ़ोर्स इकट्ठा करी और ताकि वो उनके निज़ाम की आर्मी के साथ लड़ पाएँ। Women who had seen the worst of this oppression joined the movement in large numbers. Hyderabad towns was the nerve center of this movement. Also, women's जो थी और जो भी ऑपरेशन सहा था जिन लोगों ने, वो लोगों ने मूवमेंट का पार्ट लिया और हैदराबाद कह सकते हैं कि सेंटर था जिसके जहाँ पे मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई. The communists and the Hyderabad Congress were in the forefront of movement. The Nizam responded by unleashing a paramilitary force known as Razakars of the People. ठीक है. और निज़ाम ने इसका मूवमेंट का जवाब किस तरीके से दिया, उन्होंने अपनी जो मिलिट्री थी पैरामिलिट्री, निज़ाम की पैरामिलिट्री जिसका नाम था रज़ाकर्स, उनको पीपल्स लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि हाँ तुम लोग इनको सप्रेस करो, इनका मूवमेंट खत्म करो. द एट्रोसिटीज एंड द कम्युनल नेचर ऑफ द रज़ाकर्स न्यू नो बाउंड्स, कोई भी बाउंडेशन नहीं थी, वो मतलब इस तरीके से वो लोगों ने सप्रेशन किया था लोगों के ऊपर. ठीक है. दे मर्डर्ड, they mayamed, raped or looted, targeting particularly the non-Muslims also. जो हिंदू सिख की पॉपुलेशन थी, नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, उनके ऊपर अटैक किया गया, रेप किया गया, ठीक है, मर्डर किए गए बाय द रज़ाकर्स. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लिया. सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन. और 17 सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने, ठीक है, क्या कहते हैं, मूव्ड इंडियन आर्मी मूव्ड इनटू कंट्रोल द निजाम फोर्स, यानी निजाम की फोर्स कंट्रोल करने के लिए इंडियन आर्मी घुस गई हैदराबाद में. और आफ्टर फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, फाइटिंग हुई दोनों के बीच में, द निजाम ने सरेंडर कर दिया एंड दिस लेड टू हैदराबाद एसेशन टू इंडिया. और इसके बाद इंडिया का जो हैदराबाद है उस वो इंडिया का एसेशन हो गया. ठीक है, वो इंडिया का पार्ट बन गया. तो अब बात करेंगे मणिपुर की. ठीक है. अ फ्यू डेज बिफोर इंडिपेंडेंस द महाराजा ऑफ मणिपुर Bodha Chandra Singh signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance that the internal autonomy of the Manipur would be maintained. उन्होंने कहा कि इंटरनल ऑटोनॉमी मेंटेन रहेगी, लेकिन मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर रहा हूँ विद इंडिया, यानी इंडिया के साथ ज्वाइन हो रहा हूँ मैं. ठीक है. अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन की प्रेशर की वजह से उन्होंने ऐसा कदम लिया. द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस इन मणिपुर इन जून 1948 एंड द स्टेट बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. और कुछ टाइम तक वो जो स्टेट थी जून 1948 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई. मतलब वो फॉलो तो करेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहाँ की जो वहाँ का रूलर होगा वो एक मोनार्क होगा, लाइक द रूलर बोधा चंद्र सिंह. Thus, Manipur was the first part of India to hold an election based on universal adult franchise. और कह सकते हैं कि मणिपुर वॉज द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सबको वोटिंग अधिकार के साथ इलेक्शन पहली बार कंडक्ट हुआ. In the Legislative Assembly of Manipur, there were sharp differences over the question of merger of Manipur with India. यानी जो असेंबली थी मणिपुर की, वहाँ पे काफी ज्यादा क्वेश्चंस किए गए कि ये इंडिया का पार्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए. While the state Congress wanted the merger, स्टेट की जो कांग्रेस थी वो मर्जर चाहती थी. अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज टू इट, या वो नहीं चाहते थे कि वो इंडिया का पार्ट बने. The government of India succeeded in persuading the Maharaja into signing a merger agreement in September 1949. और फाइनली सितंबर 1949 में इंडियन गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुई इन साइनिंग द मर्जर विद द इंडियन यूनियन. ठीक है. अब हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स. किस तरीके से जो ऑर्गेनाइज स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है, जिसको हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं. अभी एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर वाला हिस्सा जो रह गया टॉपिक, हम 7 चैप्टर में करेंगे. वो भी इंडिया यूनियन का पार्ट बना था. किस तरीके से महाराजा हरि सिंह जो थे वहाँ के रूलर थे, किस तरीके से वो इंडिया का पार्ट बना, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है. मतलब किस तरीके से पार्ट बना था वो भी हम देखेंगे. बट हम देख लेते हैं किस तरीके जो स्टेट्स, इंडिया यूनाइटेड हो गया. अब उसके अंदर स्टेट्स है उनका रीऑर्गेनाइजेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. काफ़ी सारी कमिटीज़ बनी, उसके बाद जाके इस तरीके से डिवीज़न वाले पहले जो स्टेट्स थी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे स्टेट्स नहीं थी. ठीक है, अलग-अलग नेम से. बट विद टाइम जैसे-जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इंडिया इवॉल्व हुआ, वैसे-वैसे स्टेट्स का ऑर्गेनाइजेशन होने लग गया. द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग डिड नॉट कम टू एन एंड विद पार्टीशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स. ठीक है, सिर्फ पार्टीशन और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बाद एक और चैलेंज का रीऑर्गेनाइजेशन करना. नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द इंडियन स्टेट्स, यानी स्टेट्स की बाउंड्रीज को बनाना. दिस वाज नाउ जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन. द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल पोलैरिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन. यानी कि कल्चरल और लिंग्विस्टिक प्लुरलिटी दिखनी चाहिए. यानी कि मान लो अगर आप मध्य प्रदेश या कोई ऐसा ऑन द बेसिस ऑफ नेम बना रहे पंजाब में, आप डेफिनेटली डिस्क्राइब करोगे कि यहाँ पे ज़्यादा लोग पंजाबी होंगे. ठीक है,
इस तरीके से महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग होंगे, लैंग्वेज के बेसिस पे, स्क्रिप्ट के बेसिस पे डिवीज़न हो रहा था और इंटरनल बाउंड्रीज़ का बन रही थी, ठीक है? During the colonial rule के टाइम पे the state boundaries were drawn either on the administrative convenience or simply coincided with the territories annexed by the British government or the territories ruled by the princely owners. यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया थी तो उस टाइम पे जो डिवीजन हुआ था स्टेट्स का, जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनी थी वो ऑन द बेसिस ऑफ बनी थी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वीनियंस हो उसके बेसिस पे, या क्या कहते हैं जैसे जैसे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे उसी हिसाब से बना रहे थे और प्रिंसली स्टेट्स के बेसिस पे। बट अब जो क्या कहते हैं डिवीजन होगा स्टेट्स का, बाउंड्रीज का, वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज और स्क्रिप्ट के, ठीक है? यानी कौन से लोग ज्यादा यहाँ पे मेजोरिटी में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं उसके बेसिस पे डिवीजन कर रहे थे ये लोग। सो ये पहले तो गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था इस आइडिया को, बट बाद में उनको मानना पड़ा ये आइडिया, बिकॉज काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे, काफी ज्यादा लोग क्या कहते हैं फेवर में नहीं थे इस चीज के, इसलिए गवर्नमेंट को आखिरकार मानना पड़ा था। Our national movement has rejected these divergences as artificial and has promised the linguistic principles as the basis of formation of states. ठीक है? In fact, the Nagpur session of Congress 1920 में जो हुआ था, the principle was recognized as the basis of reorganization of the Indian National Congress Party itself. ठीक है? तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहती थी कि हाँ हो जाएगा डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज के बेसिस पे। और नागपुर सेशन जो 1920 के अंदर हुआ था वो इटसेल्फ कहता है कि रिओर्गेनाइजेशन होना चाहिए basis of the reorganization of the Indian National Congress Party itself. Many provincial Congress committees were created by the linguistic zones which did not follow the administrative divisions of the British India. यानी वो ब्रिटिश इंडिया के जो डिवीजन था ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसको फॉलो ना करते हुए लिंग्विस्टिक डिवीजन को फॉलो करके अपने पॉलिसीज को अडॉप्ट करते थे। Things changed after independence and the partition. Our leaders felt that paving out states on the basis of language might lead to a disruption and disintegration. लेकिन जब इंडिपेंडेंट हो गया इंडिया तो उस टाइम पे वो उनको एक प्रॉब्लम लग रही थी कि अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज करते हैं तो ये मान लो ये एक डिसरप्शन और डिसइंटीग्रेशन का काम करेगा। देखो पहले तो वो चाहते थे फेवर में थे कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिस पे करेंगे, लाइक 1920 में नागपुर सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस टाइम पे चाहती थी, बट जैसे इंडिपेंडेंट हुआ उस टाइम पे इस आइडिया को वो ज्यादा नहीं प्रपोज कर रहे थे कि इंटरनल बाउंड्रीज का जो डिवीजन हो, स्टेट्स का डिवीजन हो वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो। वो इससे क्या है, वो इससे सोच रहे थे कि इससे जो है इंडिया एक डिवाइडेड रहेगा और डिसइंटीग्रेशन जैसी भावना आएगी। It was also felt that this would draw attention away from the other social and economic challenges that country face, और other जो economic challenges हैं, ठीक है, जो country face कर रही है और social challenges हैं, उनसे ध्यान हटके linguist या language पे आ जाएगा। The central leadership decided to postpone matters. सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पोस्टपोन करती रही इस इंटरनल डिवीजन को कि किस तरीके से स्टेट की बाउंड्री डिवाइडेड होगी। The need for postponement was also felt because the fate of the princely states had or not been decided. Also, the memory of partition was still fresh. ऐसा इसलिए भी किया गया, इसको पोस्टपोन इसलिए किया गया बिकॉज अभी अभी कंट्री आज़ाद हुई थी और प्रिंसिपल स्टेट्स के बारे में अभी भी पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं कानून बने थे। मतलब अब किसी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दी थी लाइक मणिपुर में और जूनागढ़ में पीपल्स को प्लेबिसाइड करा के पार्ट बनाया गया था, तो अभी भी थोड़ी मेमोरी जो थी पार्टीशन की वो फ्रेश थी, तो इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि वापस इस भावना, जो भावना है डिसइंटीग्रेशन की, वो लोगों के अंदर वापस आए। दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। लेकिन ये जो डिसीजन था इसको लोकल लीडर्स ने, लोकल पीपल ने चैलेंज किया। वो चाहते थे कि डिवीजन हो स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकर्स एरियाज एंड द ओल्ड मद्रास प्रोविंस। तेलुगु स्पीकर्स और ओल्ड मद्रास एरियाज में, ठीक है, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे, विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। इन एरियाज में जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे कि वो चाहते थे कि जो स्टेट्स का डिवीजन हो, रीऑर्गेनाइजेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। द विशाल आंध्रा गौर मूवमेंट, विशाल आंध्रा मूवमेंट कहते हैं इसको, एज अ मूवमेंट फॉर द सेपरेट आंध्रा वाज कॉल्ड, यानी आंध्रा प्रदेश को सेपरेट करने के लिए विशाल आंध्रा मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ। और वो चाहते हैं, डिमांड करा कि तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस ऑफ विच दे वर पार्ट एंड मेड इनटू अ सेपरेट आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रोविंस, वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रोविंस बने जहाँ पे तेलुगु लोग रहें सिर्फ, बिसाइड ऑफ मद्रासी पीपल, मद्रास से अलग हो जाए वो, और वहां पे तेलुगु के लिए एक अलग से आंध्र प्रदेश बना दो तुम, जो स्टेट मतलब स्टेट बना दो अलग से। Nearly all the political forces on the region were in favor of linguistic reorganization of the Madras province, क्योंकि वो पहले मद्रास का हिस्सा था आंध्र प्रदेश वाला भी, और वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज रहती थी, लाइक मद्रासीज
और तेलुगु स्पीकर्स, मद्रासी स्पीकर्स और तेलुगु स्पीकर्स। बट आंध्र प्रदेश के जो लोग थे, जो अब आंध्र प्रदेश बन गया था, वो चाहते थे कि जो लिंग्विस्टिक जो डिवीजन हो वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ही हो, ठीक है? उस पे प्राइम फोकस कर रहे थे। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स स्पेकुलेशन। पुट्टी श्रीमलू, ठीक है? श्रीरामुलु, पुट्टी श्रीरामुलु एक लीडर थे, ठीक है? उस टाइम पे काफी फेमस थे। अ कांग्रेस लीडर एंड अ वेटेरियन गांधीयन वेंट ऑन एन इंडेफिनिट फास्ट दैट लेड टू द डेथ आफ्टर 56 डेज। वो चाहते थे, प्रोटेस्ट करा उन्होंने, वो चाहते थे कि आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हो, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, फास्ट अंटिल डेथ ये स्टार्ट करा, और उसकी वजह से 56 डेज बाद उनकी डेथ हो गई। और इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि गवर्नमेंट को मजबूरी में आंध्र प्रदेश को क्रिएट करना पड़ा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है? दिस caused great unrest and resulted in violent outbursts in the Andhra region. People in large number took the streets. Many were injured or lost their lives in firing. ठीक है? In Madras, several legislators resigned their seats in protest. Finally, the Prime Minister announced the formation of separate Andhra Pradesh in December 1952. और उनको फाइनली 1952 में मजबूरी में आके ये प्रोटेस्ट को करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, उन्होंने आंध्र प्रदेश को फॉर्मेशन कर दिया सितंबर 1952 में। देखो, इंडिया आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैप ऑफ 1961, कुछ इस तरीके से जो है इंडिया का मैप जो करे, जो जे पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश देखो पूरा है अभी। बाद में जाके ये तेलंगाना में पार्ट बन गया था, ठीक है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ठीक है? बिहार अभी देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ नहीं बना हुआ, ठीक है? असम और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है अभी पूरा, अरुणाचल बना नहीं है, नागा और मणिपुर, और अभी देखो मिजोरम भी नहीं बना, त्रिपुरा भी नहीं बना, ठीक है? मैसूर है, जो कि आज की डेट में कर्नाटका कहते हैं, केरला और मद्रास, ठीक है? इस तरीके से मैप शो कर रहे हैं। The formation of Andhra spurred the struggle for making other states on linguistic lines in other parts of the country. आंध्र प्रदेश को देख के अदर स्टेट्स के अंदर भी डिमांड उठने लग गई कि हमको भी डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ये डिमांड उठने लग गई क्योंकि आंध्र प्रदेश को बना दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है? तो इस वजह से ये लोग भी डिमांड करने लग गए। These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing the boundaries of the states. और प्रेशर में आके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1953 के अंदर एक कमिटी बनाई जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी, और वो डिसाइड करेगी कि क्या स्टेट्स का डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और कमीशन ने इट्स रिपोर्ट कमीशन इन इट्स रिपोर्ट एक्सेप्टेड दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। और कमीशन ने एक्सेप्ट करा कि हाँ, जो डिफरेंट स्टेट्स की बाउंड्रीज होनी चाहिए वो रिफ्लेक्ट करनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को। On the basis of its report, the State Reorganization Act was passed in 1956. 1956 में State Reorganization Act पास हुआ, और this led to the creation of 14 states and 6 union territories. और जो भी हमने मैप देखा उसके अंदर 14 states और 6 union territories का क्रिएशन हुआ on the basis of State Reorganization Act of 1956, ठीक है? ये पुट्टी श्रीमल्लू हमारे क्या कहते हैं काफी फेमस लीडर थे कांग्रेस के, ठीक है? और कांग्रेस के थे, एक बार देख लेते हैं कांग्रेस के, नॉन कांग्रेस के थे, अभी हमने पढ़ा था कांग्रेस के नहीं। हाँ, कांग्रेस के ही लीडर थे ये, लेकिन इन्होंने क्या कहते हैं प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था ताकि वो आंध्र प्रदेश को क्रिएशन कर पाए। One of the most important concerns in the early years was the demand for separate state would endanger the unity of the country. और आज के टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, सबसे ग्रेव कंसर्न क्या है, सबसे ग्रेव कंसर्न कि लोग जो है डिमांड करेंगे सेपरेट स्टेट की, ठीक है? और वो यूनिटी ऑफ द नेशन को अफेक्ट कर सकता है। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फोस्टर सेपरेटिज्म एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन, बट द लीडरशिप अंडर द प्रॉपर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। लेकिन पॉपुलर चॉइस यानी कह सकते हैं कि लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से गवर्नमेंट को ये कदम लेना पड़ा कि वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज वो उनको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज पहले उनका ये प्लान नहीं था, ठीक है? इट वॉज होप दैट इफ यू एक्सेप्ट द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस। ऑल्सो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम उनको लैंग्वेजेस के बेस पे डिवाइड कर देंगे, मतलब स्टेट बना देंगे, तो फ्यूचर में जाके कोई आगे कोई ऐसी लड़ाई नहीं होगी या डिसइंटीग्रेशन के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं स्टार्ट होगा। Besides, the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as a more democratic. ठीक है? Now it is more than 50 years since the formation of linguistic states. 50 साल से ज़्यादा हो गया linguistic states को बनाए हुए।
We can say that linguistic states and the movements of the formation of these states change the nature of democratic politics and leadership in some basic way. The path to politics and power was now open to people other than usual small English speaking elite. Linguistic reorganization also gave some uniform basis to drawing the boundaries of state of drawing state boundaries. It did not lead to disintegration of the country and many heard feared earlier. On the contrary, it strengthened national unity. और कह सकते हैं कि अभी तक 50 साल हो गया ऐसे कोई मेजर ऐसा डिसइंटीग्रेशन का कोई ठीक है इशू आया नहीं है, तो कह सकते हैं कि हाँ ये एक सक्सेसफुल रहा डिवीजन ऑन द ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। Above all, the linguistic state undermined the acceptance of principle of diversity. When we say that India adopted democracy, it does not simply mean that India embraced a democratic constitution, nor does it merely mean that India adopted the format of elections. Okay, the choice was larger than that. It was a choice in favor of reorganizing and accepting the existence of differences which could times be oppositional. ठीक है, सिर्फ ये मतलब नहीं है कि इंडिया जो है क्या कह सकते हैं इतनी लार्ज डेमोक्रेसी को रूल कर रहा है, ठीक है, डेमोक्रेटिक है, ठीक है, डिफरेंस ये उस चीज़ को भी दर्शाता है कि हमने अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया उनको और क्या कहते हैं, जो कि काफ़ी टाइम पे अपोज़िशनल हो सकते थे अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है? तो डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड्स वाज़ एसोसिएटेड विथ प्लुरैलिटी ऑफ आइडियाज़, वे ऑफ लाइफ, ठीक है? प्लुरैलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वे ऑफ लाइफ, ठीक है? ये जो है 2 प्रिंसिपल से जो है कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं है, कंसिस्ट करता है। Much of these politics in later period was to take place within this framework. ठीक है, तो ये कुछ स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था अलग अलग टाइम पे, वो आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई मतलब डेटा है एक तरीके से ये, ठीक है, कि इसका मतलब देख सकते हो गुजराती और मराठी स्पीकिंग पीपल थे आफ्टर पॉपुलर डिसीजन स्टेट्स महाराष्ट्र और गुजरात क्रिएट हुए थे 1960 में और क्या कह सकते हैं पंजाब जो है 10 साल बाद 1966 में उसको स्टेटहुड मिला था पंजाब को। Also, a major states like took place in Northeast 7 मेघालय को असम को 1972 में, असम और मेघालय को, मणिपुर त्रिपुरा emerged in the states such as year as a separate state in the same year, उनको भी उसी साल मिला। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, नागालैंड को 1963 में, ठीक है। और लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर remain the sole basis of organization of state. In later years, sub regions raised demand for separate states on the basis of separate regional culture or complaints of regional imbalance development. 3 such states छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है क्रिएट हुआ 2000 में, तेलंगाना है अमर हुआ 2014 में, ठीक है। और कह सकते हैं कि हाँ डिफरेंट डिफरेंट जो स्मॉल रीजन जब उन्होंने डिमांड उठाई तो झारखंड और तेलंगाना उत्तराखंड जैसे रीजन को भी बनाया गया। तो इसी तरीके से हमने आज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, हमने सारे के सारे इश्यूज को डिस्कस करा, तीनों के तीनों इश्यूज को, ठीक है। जो इश्यूज रह गए हैं वो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम काफ़ी जो रिमेनिंग इश्यूज हैं इंडिपेंडेंस के बाद के वो हम इशू को डिस्कस करेंगे। बट इंडिपेंडेंस के बाद जो मेजर इशू था वो पार्टीशन का इशू था, रीऑर्गेनाइजेशन का इशू था और क्या कह सकते हैं क्या कहते हैं पार्टीशन हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, बाउंड्री का जो इशू था वो, ठीक है। तो हमने सारे इश्यूज को अच्छे से डिस्कस करा और सारे वन बाय वन लाइन बाय लाइन हमने एनसीईआरटी को कवर करा। उसी तरीके से हम वीडियोस और लाते रहेंगे और आप हमारे चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच गाइस।